नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव अचीवर्स में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम संघ की कार्यपालिका के एक नए व्यक्ति विशेष के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अनुच्छेद 76 के तहत एक व्यक्ति विशेष है जिनका नाम जिनका पद है भारत के महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ये आपके लॉ ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असेस करते हैं उनके लीगल मैटर्स में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, तो ये जो टर्म है ये आपका वो सारे के सारे मैटर्स, लीगल मैटर्स, सॉरी, ठीक है, लीगल मैटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में होते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में होते हैं, उसकी ये पैरवी करता है, उसकी ये पैरवी करता है। ठीक है, पैरवी करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस भी ये देता है। ये लीगल एडवाइस भी देता है, लीगल एडवाइस भी देता है। किसको देता है लीगल एडवाइस? ठीक है, विधिक सहायता किसको देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसके साथ साथ दो और भी मेंबर्स होते हैं जो इसको असेस करते हैं। एक खुद हिमसेल्फ अटॉर्नी जनरल, इसके साथ साथ जो होते हैं सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, और एडिशनल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इसको असेस करते हैं, जो इसकी सहायता करते हैं। ठीक है, ये जो न्यायवादी का जो पद होता है वो इक्विवेलेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होता है, और उसी के प्रेजेंस में रहता है, उसी के पश्चात ये जो है आपका पद पे बना रहता है। इसको कोई वेतन नहीं मिलता है। इसको जो मिलता है, इसको कोई वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं होता है, क्योंकि ये जो भारत सरकार का आदमी नहीं होता है। इसको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, यानी क्या? आपका मेहनताना। ठीक है, इसको वेतन नहीं मिलता, इसको मेहनताना दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या इसकी कर्तव्य और क्या क्या इसकी दायित्व हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखते हैं तो भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। ये भारत सरकार का क्या होता है? एक विधिक अधिकारी होते हैं, नहीं लीगल ऑफिसर होता है, लीगल ऑफिसर होता है। किसका होता है? आपका जीओ जीओआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और अगर बात करें तो 1987 से क्या नियम, 1987 में क्या हुआ था? 1987 में जो है लीगल सर्विस, ठीक है, आपका लीगल सर्विस रेगुलेटरी, ठीक है, अथॉरिटी बनी थी। हाँ, अथॉरिटी बनी थी, उसी के तहत जो है आपका ये 3 पद सृजित किए गए थे लीगल सर्विस एक्ट के तहत, जिसमें आपका पद तो पहले से थे, लेकिन ये जो है लीगल एड जो एक्चुअली जो आपका डीपीएसपी का 939A है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड की बात करते हैं। यानी आपका व्यक्ति विशेष जो निर्धन वर्ग हैं और जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए विधिक सहायता, फ्री में विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो लीगल सर्विस प्रोविजन बना था 1987 में, उसके तहत जो है इन पदों को जो है स्ट्रेंथन किया गया था, जिसमें 3 पद बनाए गए थे। उसमें पहला पद जो था आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये पद तो पहले से था महान्यायवादी का, लेकिन इसको जो है और अच्छी तरीके से लीगलाइज किया गया था। वो इसी नियम के अनुसार किया गया था, 1987 के नियम जो है लीगल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है? आपका एक महान्यायवादी होगा, 3 विधिक अधिकारी होते थे। एक महान्यायवादी होता था, एक सॉलिसिटर जनरल होता था, और उसी को असेस
करने के लिए एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता था। ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म्स कहां से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन से लिया गया। ये जो टर्म जो अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वहां पे भी विधिक अधिकारी होता है और इनका काम ये भी देखने करना होता है कि जो फ्री लीगल एड है वो जो कंसर्न व्यक्ति है जो अपने लिए वकील नहीं खड़ा कर सकता उसके लिए विधिक सहायता जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोवाइड करती है उन व्यक्तियों को जो अपने लिए कोई वकील, पर्सनल वकील नहीं रख सकता, उसको सरकार के द्वारा वकील प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 39A के तहत प्रावधान में दिया गया है और उसकी देखरेख यही करता है। ठीक है, अगर हम भारत के महान्यायधीश की नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है और उसकी योग्यता क्या होगी? क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन कौन करेगा? क्वालिफिकेशन जो है इसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के बराबर होती है। यानी जो क्वालिफिकेशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? इक्विवेलेंट किसके होगी? आपका इसकी जो ये इक्विवेलेंट होगी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर इक्विवेलेंट होती है ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जज ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होती है तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो अगर हम उसको देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति 5 ईयर, ठीक है, हाई कोर्ट का क्या रहा हो? जज रहा हो। ठीक है, या उसने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 10 सालों तक क्या एडवोकेट रहा हो। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में वो क्या रहा हो? प्रेसिडेंट की आईज में वो एक अच्छा लीगल जो एडवाइजर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वो या तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 वर्ष तक वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वकील रहा हो या राष्ट्रपति की नजर में जाना माना विधिवेत्ता हो। ठीक है, ये सारी चीजें एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आवश्यक होती है और यही जो है आपका भारत के महान्यायवादी बनने या अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी आवश्यक होती है। अगर मैं भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल की बात करूं तो इसका कार्यकाल जो है किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमाइन होता है। ऐसा कोई कार्यकाल इसका दिया हुआ नहीं कि इतने साल का होगा, ये किसकी इच्छा पे होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, की इच्छा पर ये अपने पद पे बना रहेगा। यानी किसके ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ये अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, इसका कोई कार्यकाल क्या होगा? फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति चाहेगा इसको आपका नियुक्त करता है और कभी भी इसको हटा सकता है बिना किसी चीज से। ठीक है, लेकिन एक चीज जो प्रोविजन बनाया गया जो आपका ये लीगल सर्विस एक्ट जो आया था 1987 के नियम के अनुसार जो है अटॉर्नी जनरल 3 महीने पहले इसको एक नोटिस दे देगा कि हम उनको पद से हटा रहे हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति दे देगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को नोटिस दे देगा कि 3 महीने पहले जो है कि हम आपको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, पद से हटाने के लिए नोटिस दे देगा। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के प्रथम न्यायवादी की तो वो कौन थे? भारत के प्रथम न्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। ठीक है, एमसी सीतलवाड़ थे और 13 वर्ष तक ये भारत के महान्यायवादी रहे थे। ठीक है, अभी करंट की कौन है? आर वेंकट रमणी है, आपके करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अटॉर्नी जनरल की जॉब क्या होती है, क्या क्या काम होता है अटॉर्नी जनरल का। पहली बात ये क्या होता है कि लॉयर होता है, हाँ, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लॉयर होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है? भारत सरकार कि किसी भी बात को, यानी उसकी कोई भी बात होगी उसको कहां रखेगा? सभी न्यायालयों में रखेगा। यानी अगर कोई भी केस अराइज होता है और जो ऐसा होता है ना कि जैसे किसी नाम केशवचंद्र भारती बनाम भारत सरकार का, ठीक है, ऐसे वाद जनरेट होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई केस
अगर दायर होता है, हाँ, तो उस केस को लड़ने के लिए जो आता है, या तो आपका भारत का महान्यायवादी आएगा, या फिर आपका सॉलिसिटर जनरल आएगा, या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो भी प्रेजेंस होगा उसके बेसिस पे वो वहां पे प्रेजेंट होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ। और इसके बाद क्या होगा, पहला क्या हो, भारत सरकार का वकील होता है। दूसरा क्या होता है, भारत सरकार की बात जो है सभी न्यायालयों में रखता है, जहां जहां पे भारत सरकार जो है अपोजिट पार्टी होती है। ठीक है, भारत सरकार के बाद केस की सुनवाई करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अगर किसी लीगल मैटर पे अगर राष्ट्रपति को जरूरत पड़ती है तो उसको सलाह भी देता है, यानी लीगल एडवाइस देता है, लीगल एडवाइस भी देता है किसी स्पेशल मैटर पे। और स्पेशल मैटर पे किसी लीगल एडवाइस देता है, आपका प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को ये लीगल एडवाइस भी देता है। ठीक है, किसी लीगल किसी भी स्पेशल मैटर्स पे अगर प्रेसिडेंट को जरूरत होती है तो लीगल एडवाइस भी देता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट 143 के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से भी कोई लीगल एडवाइस ले सकता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। हाँ, आपको ये भी पता होना जरूरी है कि जो न्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, यानी इसको कोई आपका सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको क्या मिलता है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, यानी न्यायवादी क्या होगा, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता, इसलिए उसको सैलरी नहीं मिलती। उससे क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, हाँ। और पारिश्रमिक कौन निर्धारित करेगा, इसका निर्धारित कौन करता है, और तय कौन करता है, आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है पारिश्रमिक तय करता है, नहीं, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, और हिज सैलरी, सैलरी ना बोल के इसका रेम्युनरेशन बोलेंगे, रेम्युनरेशन। ठीक है, his remuneration is determined by president of India। ठीक है, आपका इसका जो रेम्युनरेशन होगा वो किसके द्वारा डिटरमाइन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये पूरी इच्छा राष्ट्रपति की इच्छा पे ही ये कार्य करता है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, और कभी भी इसको पदयुक्त भी कर सकता है। और लेकिन पदयुक्त करने से पहले जो 1987 का नियम है उस अनुसार 3 महीने की नोटिस उसको दे देता है। ठीक है, कि अब आपको पद से निकाला जा रहा है या किसी के कारणवश आपको पद से हटाया जा रहा है, ऐसा वो कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, इसका जो भी वेतन होगा वो राष्ट्रपति डिटरमाइन करेगा। वेतन का मतलब यहाँ पे होगा कि जो भी मेहनताना होगा वो, क्योंकि इसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है मेहनताना या पारिश्रमिक। ठीक है, जितना काम करोगे उसके अनुसार उसको उसका पैसा मिलता है। अनुच्छेद 88 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 88 जो बात करता है किसी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, जो भी हाउस है, उसमें क्या क्या राइट्स उसको मिल सकते हैं। तो अगर किसी अन्य व्यक्ति को किसी एक सभा में 88 आर्टिकल यही बोलता है, 88 आर्टिकल यही बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी अन्य सदन का हो या किसी अन्य जगह का हो, लेकिन अगर उसको उसके पास कुछ सर्टेन राइट्स हो सकते हैं, जैसे कि वो संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है। ठीक है, आपका वो संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है। हाँ, दोनों सदन में, किसी भी सदन में बैठ सकता है, बैठक में भाग भी ले सकता है। हाँ, समिति का सदस्य भी बन सकता है। हाँ, और भाषण भी दे सकता है, किसी से भी सदन में भाषण दे सकता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो होगा ये किसी सदन में वोट नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 88 की बात करें तो अनुच्छेद 88 में वो भी व्यक्ति आ सकते हैं जो किसी एक सदन के होते हैं लेकिन दूसरे सदन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, हाँ, और क्योंकि वो मंत्री है तो वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भी भाग ले सकता है, उसमें बैठ सकता है, उसमें भाषण दे सकता है। हाँ, लेकिन वो भी लोकसभा में वोट नहीं दे सकता, जबकि वो किसी समिति का सदस्य हो सकता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो सकता है, किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, वो भाषण दे सकता है और किसी डिस्कशन में भाग भी ले सकता है, और ऐसे भी किसी भी सदन में, वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि वो वोट नहीं दे सकता।
आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी प्रिविलेज। प्रिविलेज की बात करते हैं तो प्रिविलेज किसमें दिया हुआ, अनुच्छेद 105 में, आर्टिकल 105 में। और इसके तहत क्या होगा, जो आपके एक एमपी को प्रिविलेज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज होंगे, हाँ, सांसद को जो प्रिविलेज होंगे वही इसको होते हैं। यानी क्या, इसको संसद की तरह, सांसद की तरह, यहाँ पे संसद ना, सांसद की तरह विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अतः संसद के अंदर कहीं भी किसी भी बात, कहीं भी किसी भी बात और किसी प्रतिक्रिया के लिए इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। ठीक है, एक विशेष अधिकार होता है, विशेषाधिकार। ठीक है, ठीक है, विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि संसद के अंदर आप किसी तरीके की बात कर दी गई, अगर आपने कोई भी बात कर देते हैं संसद के अंदर, हाँ, तो इसमें कोई भी लीगल एक्शन किसी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो बात सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगी, उसके बाहर जो है उसका कोई भी लीगल जो है एसेंस या कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, ये एक जो प्रिविलेज है वो आपका सांसदों को प्राप्त होते हैं कि अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी बात कही गई हो संसद के अंदर और उसकी जो भी प्रतिक्रिया किसी के द्वारा दी गई हो, उसके लिए कोई भी लीगल एसेंस नहीं डेवलप होगा। ठीक है, और कोई भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया जाएगा। बस ये होता है कि अगर कोई भी बात ऐसी ही जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं है, तो उस लैंग्वेज को क्या कर दिया जाए, एक्सपंज कर दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है उसको, उस वक्तव्य को ही हटा दिया जाता है प्रोसीडिंग की। ठीक है, अगर हम बात करें पाबंदी की, तो अटॉर्नी जनरल की क्या पाबंदी होगी, अगर कोई भारत का अटॉर्नी जनरल रहता है तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, यानी वो लॉ ऑफिसर हो गया, यानी लॉयर तो हो गई होगा, अगर कोई उसको अपना प्राइवेट लॉयर रखता है तो वो नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता। ठीक है, जब तक वो पद पे रहता है वो भारत सरकार के लिए ही लड़ेगा। ठीक है, और उसके वो भारत सरकार के, क्योंकि वो भारत सरकार के लिए लड़ रहा है, तो भारत सरकार के विरुद्ध केस कैसे लड़ सकता है, तो ये दोनों चीजें हैं। और तीसरी चीज जो है, वो कोई भी क्रिमिनल मैटर मामले की सुनवाई सरकार की इजाजत से करेगा। ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल मैटर होगा, एक्चुअली जो गवर्नमेंट का मैटर होता है वो कोई क्रिमिनल मैटर तो होता नहीं है। ठीक है, मोस्टली जो गवर्नमेंट के मैटर्स होते हैं वो सिविल मैटर्स होते हैं, जो पीपल्स की नीड के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं, और जब पीपल्स को लगता है कि उनकी नीड्स या उनकी जो जरूरत है, उनकी जो बेसिक एसेंशियल राइट्स हैं, वो जब हनन हो रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए जो पीपल है वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या होते हैं, दैट पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध एक केस जनरेट होता है, और उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो भी मैटर होते हैं मोस्टली सिविल मैटर्स होते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल कभी भी क्रिमिनल मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रिमिनल मैटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसको गवर्नमेंट की पूर्ण अनुमति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सरकार की इजाजत उसको लेनी पड़ती है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो हमारे 16वें जो अटॉर्नी जनरल कौन है, अभी बताया था पिछले, वेंकट रमनी है। ठीक है, आर वेंकट रमनी जो है आपके अभी करंट के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अगर हम भारत की न्यायवादी की बात करें तो अभी बताया आपको कि जो भारत के महान्यायवादी है, इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा अभी। ठीक है, अब बात करें कि जो अटॉर्नी जनरल है, अभी अटॉर्नी जनरल के लिए एक आर्टिकल है ना, अटॉर्नी जनरल के लिए एक आर्टिकल है, क्या है, 76 ना, 76 आर्टिकल, यानी ये क्या होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संवैधानिक है, संवैधानिक। ठीक है, ये एक पद होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हाँ, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, तो ये दोनों जो होंगे ये सांविधिक होते हैं। क्या होते हैं, सांविधिक पद होते हैं। ये जो पद होगा ये संवैधानिक पद होगा, जबकि ये सांविधिक पद होगा। सांविधिक मतलब स्टैच्यूरी। ठीक है, ये स्टैच्यूरी पोस्ट होती है आपका सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल।
ठीक है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये पोस्ट होती है आपकी संविधिक पोस्ट होती है, यानी स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है। स्टैट्यूटरी पोस्ट क्या होती है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जनरेट होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स के थ्रू अगर किसी को वैकेंट मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हो जाती है। यानी अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होती है, 76 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होती है। जबकि जो उसके असिस्टेंट होते हैं, जो असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं। और ये जो पोस्ट है ये है आपका स्टैट्यूटरी पोस्ट। आर्टिकल 77 में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 77 जो है आपका राष्ट्रपति, भारत सरकार के सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 78 के तहत जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये होता है कि वो यह कर्तव्य होता है कि भारत सरकार के जो भी काम हो उसको, वो सभी कामों को की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अतः भारत सरकार के सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, सरकार के सभी कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की मदद से करता है और उनकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। एक्चुअली यही होता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन हैव बीन टेकन by the name of president, ठीक है। कि प्रेसिडेंट के नेम पे ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी कार्यकारी स्थितियां जो भी निर्धारित होती हैं वो किसके नाम पे होती हैं? आपके राष्ट्रपति के नाम पे होती है। उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और उसका मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, यानी आपका सरकार का प्रकार जो होता है या जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है? आपका विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है आपकी। जो लेवल ऑफ जो गवर्नेंस होता है, मेथड ऑफ गवर्नेंस बोले तो मेथड ऑफ गवर्नेंस जो होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। या तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा? या तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगा यानी संसदीय प्रकार का होगा, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगा तो जैसे आपका हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इंडिया में जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म का है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जैसे भारत हो गया, ब्रिटेन, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने लिए है? भारत ने लिए। किससे लिए? ब्रिटेन से लिए। आपको पता ही होगा जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन हम अध्यक्षीय शासन की बात करें या एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस मतलब एग्जीक्यूटिव हेड होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होगा? वो क्या होगा? हेड होता है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट भी होगा और गवर्नमेंट भी होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट भी होता है। ये कौन होता है? ये आपका प्रेसिडेंट होता है। और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे? यूएसए में है, ठीक है, रशिया में है और ब्राजील में है। रूस में भी है, ब्राजील में भी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है कि भैया ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या अंतर होता है? तो अगर बोले तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें दो हेड होते हैं, दो प्रमुख होते हैं। एक होता है राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख जो होगा, हाँ, वो क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट कहलाएगा। जो सरकार का प्रमुख होगा उसे पीएम कहलाएगा, पीएम होगा। ये जो सरकार है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। लेकिन देश का प्रमुख कौन होगा? वो प्रेसिडेंट होता है। वैसे ये क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? ये नॉमिनल होता है, हाँ, ये नॉमिनल होता है यानी नाम मात्र होता है, ठीक है। जबकि आपका पीएम जो होगा वो एक्चुअल होगा या वास्तविक होगा, यानी ये क्या होगा? ये एक्चुअल हेड होगा, ये एक्चुअल हेड होता है, ठीक है, सरकार का।
और अगर अध्यक्षीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ एक ही हेड होगा या एक ही प्रमुख होगा, जो कि क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जैसे आपका यूएसए का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था में, तो यहाँ दोहरी सदस्यता होती है, यानी मंत्री, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, तो अगर आपका एस जयशंकर है, ठीक है, जयशंकर है, ये क्या है हमारे, शंकर है, ये क्या है हमारे, आपका डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस कह रहा हूं, आपका फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है। ठीक है, यानी विदेश मंत्री है। ठीक है, तो ये विदेश मंत्री भी, मिनिस्टर एक पद होता है जो कि एग्जीक्यूटिव पद होता है। ठीक है, आपके कार्यपालिका के एक पद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, ये एमपी भी है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, यानी इनके पास क्या है, एक तो लेजिस्लेटिव पावर भी है और साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं इनके पास, एक एग्जीक्यूटिव पावर भी है और लेजिस्लेटिव पावर, दोनों की दोनों है। ठीक है, इसके तहत ये हो गया कि ये आपका दोहरी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जब कोई भी विधेयक बनाना होता है तो ये अपनी लेजिस्लेटिव पावर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर विदेशी मामलों में कोई निर्णय लेना होता है तो ये आपका विदेशी संबंधों के बारे में कोई अगर निर्णय लेना होता है तो ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का निर्माण करते हैं। जबकि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर सदस्यता क्या होती है, सिर्फ कार्यपालिका की सदस्यता होती है। वहां पे कानून बनाने के लिए सेनेट होता है। क्या होता है, सेनेट होता है। अगर हम यूएसए के केस में बोले तो वहां पे कानून कौन बनाएगा, सेनेट बनाता है। ठीक है, सीनेट जो होता है वो कानून बनाने के लिए अलग से होता है, और वहां पे जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर पूरी की पूरी, यानी एग्जीक्यूटिव डिसीजन पूरे के पूरे किसके हाथ में होते हैं, वहां के प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है इस समय, तभी वो कोई भी डिसीजन दे रहा है और कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पार्लियामेंरी गवर्नमेंट में। अगला क्या है, तो जैसे भारत में मंत्री संसद का सदस्य होते हैं, और यहाँ के जो मंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं होते हैं, सेनेट के मेंबर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे तो 5 साल में वो चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब हो गया कि जो भी होगा वो आपका पीपल्स के प्रति जो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संसदीय शासन में, तो भारत में सरकारें जो होती है किसके प्रति जिम्मेदार होती हैं, आपका लोकसभा के प्रति। क्योंकि जो लोअर हाउस होता है वही पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है, यानी लोगों का सदन कहलाता है, इसलिए उसे लोकसभा भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, यही जिम्मेदार होता है, सरकारें इसी के प्रति जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में उतना अपना बहुमत खो देती है या विश्वास खो देती है तो वहीं पर सरकार गिर जाती है। और इसका प्रावधान किसमें दिया गया, अनुच्छेद 75 के पार्ट 3 में दिया गया है। और ये सरकारें कैसी होगी, ऑब्वियसली कैसी होगी, गैर स्थायी सरकारें होंगी। ऐसा नहीं होगा अगर आपका कभी भी कोई भी जो है पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि कोई बिल पास हो रहा हो और उस बिल में वोटिंग हो रही हो, और अगर गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रही हो तो उस केस में उसकी सरकार उसी समय गिर जाती है। इसलिए यहाँ पर हर समय जब भी कोई भी विधेयक पास होता है, उसको बिल कानून बनना होता है और वोटिंग होती है, उस वोटिंग में अगर मेजॉरिटी पार्टी अपने आप को पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाती है तो उसके सरकार गिरने का खतरा हर समय बना रहता है। इसलिए ऐसी सरकारों को गैर स्थायी सरकार बोलते हैं। जबकि क्या होता है, यूएसए के केस में अगर आप देख लो तो वहां पे आपका कार्यपालिका विधायिका क्या होती है, पूरी तरह से अलग अलग होती है और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार भी नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें जिम्मेदार होती है। इसलिए इनकी सरकारें क्या होती है, स्थायी सरकार होती है। एक बार तुम चुन के आ गए, उसका तुम डिसीजन लो कानून बनाने के लिए, तो आपका सीनेट है और वहां पे आपकी मेजॉरिटी की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं, हाँ, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कुछ ना कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपकी अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। उन दोनों चीजों को देखते हैं। अगर हम बात करें विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या होता है, यहाँ पे सामंजस्य होता है।
होता ही होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति क्या होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। हाँ, जैसे आपका राजनाथ सिंह है, ठीक है, तो वो क्या है, एमपी भी है। एमपी कहां से, लखनऊ से है, ठीक है, लखनऊ के वो एमपी भी है, यानी कानून बनाने में के लिए वो सांसद है। हाँ, मदद करेंगे संसद में रह के, लोकसभा में रह के, और सांसद एग्जीक्यूटिव भी है, यानी वो क्या है, डिफेंस मिनिस्टर भी है। डिफेंस मिनिस्टर भी है, और डिफेंस मिनिस्टर का पद क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव पद होता है, या हाँ कार्यपालिका का एक पद होता है। हाँ, तो ये दोनों है, ठीक है, इनकी यानी दोहरी जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आपका ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य बना के रखता है कौन, आपका संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक उत्तरदायी सरकार होती है, और उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी होगी, क्योंकि दोनों चीजों पे अगर आप इधर एग्जीक्यूटिव एक्शन सही से नहीं लोगे, तो आपका जो है एमपी बनना अगली बार सही हो पाए या ना हो पाए, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, और इसमें निरंकुशता नहीं होगी, यानी डिस्पोटिज्म, डेस्पोटिक, ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या इसको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही, पीपल्स की इच्छा के अनुसार ही वो सरकार जो है अपना सरकार चलाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, यानी ब्रॉड लेवल पे जो है आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा में लोग चुन के आते हैं, वो देश के कोने कोने से लोग चुन के आते हैं, और देश के कोने कोने के लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पे आपका प्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये जो होता है एक बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर शो करता है, इस वजह से यहाँ पे एक व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। जबकि हम डीमैट्स की बात करें, तो ऑब्वियसली क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो है, जो सामंजस्य होता है वो, सॉरी, यहाँ पे टकराव, यहाँ पे आ गया, इसके बीच में क्या होगा, टकराव होगा, ठीक है। टकराव होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कार्यपालिका में जो काम आप नहीं कर पा रहे हो कानून के संबंध, वो काम नहीं होना भी चाहिए, लेकिन आप कानून बना के उसको करा सकते हो, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे टकराव तो हो सकता है ना, कि अगर आप के लिए कोई रास्ता नहीं बना है, और उसके लिए कोई कानून नहीं है, और वो कानून नियम सम्मत नहीं बनाया गया है, लेकिन आप विधायकी की शक्ति होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, कि आप जो है उसके तहत एक कानून बना के अपना काम निकलवा सकते हो। तो यहाँ भी टकराव होता रहता है हमेशा, और आपको पता है कि जब ऐसी चीजें होंगी, तो गैर उत्तरदायी सरकार तो होगी होगी, अगर ये दोनों चीजें कैरी आउट हो रहे हैं। हाँ, और सीमित रिप्रेजेंटेशन भी होगा, नीतियों का क्रियान्वयन देरी से होगा, क्योंकि ऐसा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही होता है कि बहुत ही लेवल हायरार्की सेट होती है, उसके बाद जो भी होगा, जैसे अगर आप कैबिनेट की रिकमेंडेशन होगी, कैबिनेट की रिकमेंडेशन के बाद जो है आपका ये फिर प्रस्तुत होगा, फिर संसद में प्रस्तुत होने के बाद जो है ये दोनों सदन से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के बाद जाएगा, उसके बाद ये पास हो चालू होता है। जबकि अगर हम बात करें पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो बाद राष्ट्रपति ने डिसाइड कर दिया और उसने ब्रीफ कर दिया, वो लागू हो गया पूरी तरीके से। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, कि नीतियां जितनी भी होगी, जो पॉलिसी होगी, उसका जो चालू करना होगा वो बहुत ही देर से होगा, और साथ साथ नीति निर्माण जो भी होगा, निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा धीमी होगी, ठीक है। नीति निर्माण यहाँ होगा, नीति निर्माण की प्रक्रिया जो होगी वो और भी धीमी होगी, ठीक है। तो ये एक जो है आप हमने देखा यहाँ पे एक अटॉर्नी जनरल का पद, अटॉर्नी जनरल का पद वो क्या क्या करता है, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है, इस चीजों को हम लोगों ने देखा इस क्लास में। हाँ, तो इसके तहत ये दोनों चीजें हमने पूरी तरीके से इस क्लास में समझी। अनुच्छेद 76 के तहत आपका अटॉर्नी जनरल जो कि एक लॉ ऑफिसर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान थे, और उसके बाद संसदीय व्यवस्था और आपका राष्ट्रपति अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में जो हमने पढ़ा, उसको हमने इस क्लास में देखा। अगली क्लास पे हम जो है अब संसद के बारे में डिस्कस करेंगे,
और संसद के जितने भी प्रावधान है उसको 1 से 2 क्लासेस में, ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है आपका पार्लियामेंट का, तो उसको हम 2 से 3 क्लासों में विभक्त करते हुए अच्छी तरह से संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।